नमस्कार साथियों, सीईसी गुरुकुल व्याख्यान माला में आपका हार्दिक अभिनंदन। आधुनिक हिंदी साहित्य इस श्रृंखला के अंतर्गत हम विभिन्न गद्य विधाओं पर चर्चा कर रहे हैं। गद्य की अनेक विधाएं, जिनमें मुख्य रूप से कहानी, उपन्यास, नाटक और निबंध रहा, और इन गद्य विधाओं के साथ साथ हिंदी में कई अन्य नवीन गद्य विधाओं ने भी जन्म लिया, जिनमें आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, रेखाचित्र, संस्मरण, पत्र लेखन, डायरी लेखन आदि अनेक गद्य विधाएं विकसित हुई। कुछ अंग्रेजी के प्रभाव से, कुछ बंगला के प्रभाव से विभिन्न साहित्यिक विधाओं के रूप में हिंदी साहित्य को समृद्ध करने का कार्य इन विधाओं ने किया। हमने अपने पिछले व्याख्यान में रेखा चित्रों पर बात की थी। आज हम संस्मरण गद्य विधा को लेंगे। संस्मरण गद्य विधा का क्या स्वरूप है, उसकी अवधारणा क्या है, संस्मरण और रेखा चित्र, संस्मरण और कहानी, इनमें क्या अंतर है, सूक्ष्म जो अंतर है उन पर चर्चा करेंगे। और हिंदी में पहला संस्मरण कौन सा लिखा गया, और फिर हिंदी में संस्मरण विधा किस प्रकार से पल्लवित पुष्पित होती हुई विकास को प्राप्त हुई, आज उसका क्या स्वरूप है, इस पर हम आज की चर्चा केंद्रित रखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि संस्मरण है क्या। संस्मरण जैसे मित्रों आप नाम से ही देख रहे हैं, स्मरण से जुड़ा हुआ है, स्मृति धातु से है, याद करना, हमारी स्मृतियों से जुड़ा हुआ, कि हम नित्य प्रति अनेक व्यक्तियों से मिलते हैं, कई स्थानों पर जाते हैं, कई घटनाएं घटित होती हैं, तो उन सब का हमारे मानस पटल पर प्रभाव पड़ता है। कुछ तो ऐसी होती हैं जो समय के साथ साथ विलुप्त होती चली जाती है, परंतु कुछ व्यक्तियों के साथ, कुछ घटनाओं के साथ ऐसा हमारा संबंध हो जाता है, वे हमारे मानस पटल पर इस रूप में अंकित हो जाती हैं कि वे अविस्मरणीय हो जाती है। और जब भी हम वर्तमान में उनको याद करते हैं तो हम अपने अतीत में भी चले जाते हैं और हम उस भावातिरेक से भर जाते हैं। तो जो हिंदी साहित्यकार है, जो संस्मरणकार है, वे विशेष रूप से उन भावनाओं से उद्वेलित हो जाते हैं और मानस पटल पर अंकित जो स्मृतियां हैं उनको कलमबद्ध करते हैं, लेखनीबद्ध कर देते हैं, और इस प्रकार से संस्मरण लिखा जाता है। संस्मरण की परिभाषा हिंदी साहित्य कोश में जो दी गई है, हम उसके देखते हैं कि संस्मरण लेखक जो स्वयं देखता है, जिसका वे स्वयं अनुभव करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अनुभूतियां, संवेदनाएं रहती हैं। स्मृति ही संस्मरण का रूप है। जैसा मित्रों मैंने अभी कहा कि संस्मरण स्मृति से जुड़ा हुआ है। अतीत की जो हमारे अनुभव है, जो लेखक ने स्वयं अनुभव की हैं, उसकी अपनी निजी अनुभूतियां हैं, उस व्यक्ति विशेष के साथ, घटना विशेष के साथ, दृश्य विशेष के साथ उसकी जो संवेदनाएं जुड़ी हुई हैं, उन्हें वे जब अभिव्यक्त करता है तो वह संस्मरण का रूप बन जाता है। तो इस तरह से संस्मरण अतीत का वर्तमान में रूपांतरण हम कह सकते हैं। जीवन की अनुभव यात्रा के अनेक पड़ावों की छाया संस्मरण है। अनेक अनुभव होते हैं, विभिन्न अनुभवों की यात्रा में से निकलते हैं, और उन्हीं की ही छाया संस्मरण के नाम से जानी जाती है। जब किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना आदि के साथ जुड़ी हुई यादों पर से समय का आवरण हट जाता है और अतीत की घटनाएं चलचित्र की रील की भांति साकार होकर कलमबद्ध हो जाती है, तो संस्मरण की सृष्टि होती है। तो इस तरह से संस्मरण का सीधा संबंध अतीत में घटित घटनाओं से है, अतीत में मिले हुए व्यक्तियों से है, उनके साथ जो हमें अनुभव प्राप्त हुए हैं वे ही वर्तमान में साकार होकर के
जब कलमबद्ध हो जाते हैं तो उसे हम संस्मरण कह देते हैं। अतीत की घटनाओं से जुड़े हुए हैं, पर हम उसे इतिहास नहीं कह सकते। इतिहास शुष्क, नीरस होता है। वे केवल तथ्यों का, घटनाओं का एक संकलन मात्र होता है। संस्मरण इतिहास से जुड़ा हुआ होते हुए भी लेखक की निजी अनुभूति से, लेखक की संवेदनाओं से, उसकी भावनाओं से जुड़ा होने के कारण रोचक हो जाता है, उसमें सरसता आ जाती है। इसलिए वे इतिहास ना हो करके एक संवेदनशीलता से युक्त होकर के, एक रोचकता से युक्त होकर के इतिहास का कार्य भी करता है और एक नवीन स्वतंत्र विधा के रूप में अपनी एक भिन्न पहचान बनाए के रखता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि संस्मरण लेखक की स्मृति पर आधारित, यथार्थ जीवन से संबंधित, संक्षिप्त, सरस, चित्रात्मक, भावुकतापूर्ण, लेखक के व्यक्तित्व की आभा से पूर्ण, प्रभावमयी, रोचक शैली में रचित एक गद्यात्मक विधा है। ये जो मित्रों हमने आपके सामने ये निष्कर्ष प्रस्तुत किया, इसमें संस्मरण की सभी विशेषताएं, संस्मरण के सभी तत्व समाहित हैं। सर्वप्रथम तो क्या है कि लेखक की स्मृति पर आधारित है। लेखक उस व्यक्ति विशेष से मिला है, उसका व्यक्तित्व उसे इस रूप में प्रभावित किया है कि वे उसके मानस पटल पर एक स्मृति के रूप में अंकित हो गया है। और इसमें कल्पना नहीं है, ये यथार्थ जीवन से संबंधित है। लेखक का उसके साथ व्यक्तिगत संबंध स्थापित हुआ है। संक्षिप्त, लेखक उसको इतना विस्तार नहीं देता, वे संक्षिप्त रूप में उसको प्रस्तुत करता है और रोचक शैली में। और जिस व्यक्ति विशेष से या घटना से का वे वर्णन कर रहा है, वे इस तरह से चित्रित करता है, उसे शब्द चित्र रूप में प्रस्तुत करता है कि पाठक के समक्ष पूरा एक शब्द चित्र, एक बिंब प्रस्तुत हो जाता है। और क्योंकि लेखक उसके साथ संवेदना के स्तर पर जुड़ा हुआ है, लेखक की निजी अनुभूति उसमें समाहित है, लेखक का अपना व्यक्तित्व भी उसमें कहीं ना कहीं समाहित हो जाता है। और इस तरह से एक प्रभावमयी, रोचक शैली में संस्मरण की अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरह से एक गद्यात्मक विधा के रूप में, एक स्वतंत्र विधा के रूप में संस्मरण ने आधुनिक काल में अपनी एक पहचान बनाई और 20वीं शताब्दी की ये एक नवीन विधा है और काफी पाठकों के द्वारा सराही भी गई है और साहित्य जगत में इसका एक विशेष स्थान भी निर्धारित है। अब हम मित्रों बात करते हैं संस्मरण का उद्देश्य क्या है। कोई भी लेखक संस्मरण लिखने के लिए क्यों प्रेरित होता है, वे क्यों लिखता है, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है। उसका मूल उद्देश्य है व्यक्ति विशेष के जीवन के विविध पहलुओं को अथवा किसी घटना या दृश्य के महत्वपूर्ण पक्षों को उद्घाटित करना और व्यक्ति विशेष के जीवन के अनछुए पहलुओं से पाठकों को अवगत कराना। सामान्य परिचय तो अधिकांशतः सबको होता है, परंतु जब हम उस व्यक्ति विशेष के साथ एक घनिष्ठता का संबंध जुड़ जाता है या एक घटना के साथ हम पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तब उसके अनेक ऐसे पहलू होते हैं जो अनछुए हैं, जो पाठक वर्ग से अपरिचित है, तो उनको प्रकाश में लाना, उनको उद्घाटित करना संस्मरणकार का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इस तरह से संस्मरण लेखक के साथ एक उसके निजी अनुभवों का एक साक्षात रूप है। लेखक की निजी अनुभूतियां हैं, उसकी आत्मीयता का भाव जुड़ा हुआ है। जब तक अपनेपन का भाव नहीं होगा, कोई भी रचनाकार उस संस्मरण को प्रस्तुत करने के लिए तत्पर नहीं हो सकता। तो इस तरह से
सबसे पहले आवश्यकता है लेखक का निजी अनुभव, संस्मरणकार की निजी अनुभूति, और फिर उस अनुभूति को अपनी संवेदनशीलता के, अपनी भावना के इंद्रधनुषी रंग में रंग करके वह एक संस्मरण के रूप में, एक रोचक शैली में, एक चित्रात्मक शैली में प्रस्तुतिकरण करता है। अब हम बात करते हैं मित्रों, हिंदी साहित्य में इस विधा का उद्भव कब से हुआ, किस तरह से ये प्रकाश में आया। तो 20वीं शताब्दी में ये प्रारंभ हुआ। 20वीं शताब्दी में भारतेंदु युग से ही कविता भी प्रारंभ हुई, खड़ी बोली में लेखन। कविता का जन्म तो पहले से ही था। भक्ति काल में जहाँ ब्रज और अवधि में कविता लेखन हो रहा था, वहाँ 20वीं शताब्दी में खड़ी बोली में कविता का प्रारंभ हुआ। उसी तरह से गद्य विधाओं के रूप में भी अनेक नवीन विधाओं का भी प्रारंभ 20वीं शताब्दी में हुआ। और इस विधा को अंकुरित करने का, पल्लवित पुष्पित करने का जो महत्वपूर्ण योगदान है, वे हिंदी पत्र पत्रिकाओं को जाता है। हिंदी की जो प्रारंभिक पत्र पत्रिकाएं थी, उनमें ये संस्मरण प्रकाशित होते थे और इस तरह से वे पाठकों तक पहुंचे। संकलन रूप में तो बाद में आए, परंतु प्रारंभ हमें हिंदी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से मिला। प्रारंभिक पत्रिका कवि वचन सुधा, सुधा, चांद, माधुरी, विशाल भारत, सरस्वती, इन पत्रिकाओं में विभिन्न साहित्यकारों के संस्मरण प्रकाशित होते थे, जिनसे अन्य साहित्यकारों को भी लेखन की प्रेरणा प्राप्त होती थी। दूसरा, स्मृति ग्रंथों और अभिनंदन ग्रंथों के माध्यम से भी संस्मरण प्रकाशित हुए। अनेक स्मृति ग्रंथ लिखे गए, व्यक्ति विशेष को अभिनंदन करने के लिए अभिनंदन ग्रंथों की रचना हुई और उनमें उस व्यक्ति विशेष से जुड़े हुए जो संस्मरण थे वह प्रकाशित हुए, जिनका उनके साथ व्यक्तिगत संबंध रहा। जैसे किशोरीलाल गोस्वामी का अभिनंदन ग्रंथ लिखा गया, डॉक्टर नगेंद्र अभिनंदन ग्रंथ लिखा गया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल अभिनंदन ग्रंथ लिखे गए। तो जो ये अभिनंदन ग्रंथ लिखे गए, इन अभिनंदन ग्रंथों में संस्मरण के रूप में उन व्यक्ति विशेष के जीवन के अनछुए पहलुओं को प्रकाश में लाया गया। और फिर आगे चल कर के स्वतंत्र संग्रह के रूप में भी हमारे सामने आते हैं। अब तो 21वीं शताब्दी में तो अनेक स्वतंत्र रूप से संस्मरण संग्रह तैयार किए गए मिलते हैं। तो प्रारंभ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हुआ, स्मृति ग्रंथों और अभिनंदन ग्रंथों के माध्यम से हुआ, और फिर स्वतंत्र रूप से भी ये विधा प्रकाश में आई। और इस संस्मरण विधा को प्रकाशित करने का, उद्घाटित करने का श्रेय सरस्वती पत्रिका को जाता है, जिसके संपादक 1903 से आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे, जिन्होंने स्वयं भी संस्मरण लिखे और अन्य साहित्यकारों को भी संस्मरण लेखन के लिए प्रेरित किया। और सरस्वती पत्रिका में सभी नवीन साहित्यिक विधाओं का, रेखा चित्र का, रिपोर्टाज का, कहानी का, नाटक का, निबंध का उसमें प्रकाशन होता था। और ये पत्रिका विशेष रूप से प्रभावशाली भी रही और इसका साहित्य जगत में अद्भुत योगदान भी रहा, अनुपम योगदान रहा। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अपने जो संस्मरण थे वह भी इसमें प्रकाशित हुए। सर्वप्रथम 1905 में अनुमोदन का अंत फरवरी के अंक में प्रकाशित हुआ। सभा की सभ्यता, उनका संस्मरण अप्रैल 1907 के अंक में प्रकाशित हुआ। विज्ञानाचार्य बसु का विज्ञान मंदिर जनवरी 1918 के अंक में प्रकाशित हुआ। तो इस तरह से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के जो संस्मरण थे वह इस पत्रिका में प्रकाशित हुए और उनसे प्रभाव ग्रहण करके अन्य संस्मरणकारों ने, अन्य साहित्यकारों ने भी इस विधा को अपनाया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के अतिरिक्त जो अन्य साहित्यकारों के संस्मरण
इस पत्रिका में प्रकाशित हुए, उनमें से कुछ की हम चर्चा करते हैं। जैसे राम कुमार खेम का, उनका संस्मरण इधर उधर की बातें, वह प्रकाशित हुआ। जगत बिहारी सेठ का मेरी बड़ी छुट्टियों का प्रथम सप्ताह, पांडुरंग खान खोजे वाशिंगटन महाविद्यालय का संस्थापन दिनोत्सव, इस नाम से संस्मरण प्रकाशित हुआ। प्यारेलाल मिश्र का लंदन का फाग या कोहरा, ये प्रकाशित हुआ। और काशी प्रसाद जायसवाल का इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं। प्रारंभिक संस्मरण मित्रों जब लिखे गए तो वे संस्मरण अधिकांशतः विदेशी यात्राओं से संबंधित थे। जो वहाँ के प्रवासी भारतीय थे, वे जब विदेश से आए तो उन्होंने वहाँ के अपने अनुभवों को यात्रा वृतांत के रूप में भी प्रस्तुत किया और संस्मरण के रूप में भी प्रस्तुत किया। पश्चिम सभ्यता से प्रभावित होकर वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ का रहन सहन, उसको दिखाने के लिए इन संस्मरणों की रचना हुई। यात्रा परक संस्मरणों की भी रचना हुई। सुधा पत्रिका में भी अनेक संस्मरण प्रकाशित हुए। इलाचंद्र जोशी का मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियां, ये संस्मरण सुधा पत्रिका में प्रकाशित हुआ। वृंदावन लाल वर्मा का कुछ संस्मरण इस नाम से इस पत्रिका में प्रकाशित हुआ। और जो हंस पत्रिका थी, हंस पत्रिका का भी सरस्वती पत्रिका के समान ही साहित्य जगत में बहुत प्रतिष्ठित स्थान है और इसने साहित्य के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान रहा उसका। और इस पत्रिका के विशेषांक निकला करते थे। तो जो प्रेमचंद स्मृति विशेषांक निकला, जिसका संपादन बाबूराव विष्णुराव पराड़कर ने किया, इस विशेषांक में अनेक संस्मरण प्रकाशित हुए और जो मील का पत्थर साबित हुए। इसी तरह से विशाल भारत पत्रिका, उसका शहीद अंक, उसमें जो देशभक्त शहीद हुए उनके ऊपर संस्मरण लिखे गए, देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, देश प्रेम को जागृत करने के लिए, तो उनका भी विशेष योगदान रहा। भारतेंदु ने स्वयं कवि वचन सुधा, जो पत्रिका के वे संपादक भी थे, उसमें कुछ आप बीती कुछ जग बीती नाम से अपना एक संस्मरण प्रकाशित किया। बाल मुकुंद गुप्त ने प्रताप नारायण मिश्र पर एक संस्मरण लिखा। प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युगीन कवि थे, साहित्यकार थे, निबंधकार थे और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर, उनके पांडित्य से, उनकी विद्वत्ता, उनकी योग्यता से प्रभावित होकर के बाल मुकुंद गुप्त ने उनके जीवन पर आधारित उनके विशेषताओं को देखते हुए इस प्रताप नारायण मिश्र नाम से संस्मरण की रचना की। इसी तरह से पद्म सिंह शर्मा कमलेश ने पद्म पराग। अब ये जो पद्म पराग है, इसमें रेखा चित्रों का भी संकलन है और संस्मरणों का भी संकलन है। पहला रेखा चित्र संग्रह पद्म पराग माना जाता है और संस्मरण के क्षेत्र में भी पहला जो संस्मरण संग्रह है वे पद्म पराग ही माना जाता है। और इसमें कवि अकबर इलाहाबादी, यह संस्मरण पहला संस्मरण के नाम से जाना जाता है। कुछ विद्वानों ने इसे पहला संस्मरण माना। तो संस्मरण के विषय क्षेत्र की बात करें कि किन किन विषयों को लेकर के संस्मरण लिखे गए, तो इनका क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत रहा है, व्यापक क्षेत्र रहा है। साहित्य, राजनीति, धर्म, समाज, सिनेमा, खेल, उद्योग जगत, पत्रकारिता आदि विभिन्न विषयों को, विभिन्न क्षेत्रों को इन्होंने आधार बनाया। खेल जगत के जो प्रसिद्ध खिलाड़ी हुए उनके संस्मरण लिखे गए। समाज सुधारक हुए, जो देश प्रेमी नेता हुए, जो राजनीति में प्रखर रहे, गांधी जी को लेकर के, मदन मोहन मालवीय जी को लेकर, सुभाष चंद्र बोस आदि को लेकर के अनेक संस्मरण लिखे गए। अनेक जो उद्योगपति थे उन्होंने स्वयं भी लिखे और उनके ऊपर भी लिखे गए।
घनश्याम दास बिरला ने गांधी जी से प्रभावित होकर के गांधी जी पर संस्मरण लिखा। तो इस तरह से राजनीति और साहित्यकारों पर, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर, रामचंद्र शुक्ल पर, आगे चल कर के महादेवी वर्मा पर, निराला आदि पर अनेक संस्मरणों की रचना हुई। तो इसका विषय क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत रहा और तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थितियों के परिप्रेक्ष्य में इन संस्मरणों की रचना हुई। जिस व्यक्ति विशेष के ऊपर संस्मरण लिखा गया तो उस व्यक्ति विशेष से संबंधित तत्कालीन परिवेश का, तत्कालीन समाज का भी, तत्कालीन धार्मिक स्थिति का भी एक यथार्थ चित्र प्रस्तुत हो जाता है। तो इस तरह से इन संस्मरणों का एक ऐतिहासिक महत्व भी हो जाता है। जब इतिहास लेखन का कार्य होता है तो जो उस समय साहित्य जगत में भले ही साहित्यिक रूप से संस्मरण लिखे गए, रेखा चित्र लिखे गए, परंतु इतिहास लेखकों के लिए, इतिहासकारों के लिए ये एक तथ्यपूर्ण प्रामाणिक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। अब हम मित्रों बात करते हैं संस्मरणों की विशेषताओं को लेकर। इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है? इनका मुख्य सबसे पहली विशेषता है अतीत को वर्तमान के सहारे उद्घाटित करना, क्योंकि संस्मरण स्मृतियों से जुड़ा हुआ है और स्मृतियां हमारी अतीत की होती हैं। तो वो जो अतीत की हमारी स्थितियां हैं उनको वर्तमान में उद्घाटित करना, ये इसकी सर्वप्रथम विशेषता है और लेखक के निजी अनुभव पर आधारित है। लेखक ने स्वयं उसको अनुभव किया है। लेखक किसी सुनी सुनाई बात पर किसी दूसरे के अनुभव को कलमबद्ध नहीं करता है। लेखक उस घटना का स्वयं साक्षी है या उस व्यक्ति के साथ उसके स्वयं के संबंध इतने घनिष्ठ रहे हैं कि वह उसकी भी अंतरंग और बाह्य दोनों ही प्रकार की विशेषताओं को, उनके विभिन्न पहलुओं को जानता है। तो इस तरह से लेखक के निजी अनुभव पर आधारित रहते हैं और लेखक का वर्णन विषय के साथ साक्षात संबंध होता है। जिस व्यक्ति विशेष का वे वर्णन कर रहा है या जिस क्षण, जिस दृश्य का वे वर्णन कर रहा है, वे उसका निजी अनुभव है। उसके साथ उसका आत्मीयता का संबंध रहा है, उसके साथ उसका प्रत्यक्ष संबंध रहा है और लेखक की स्मृति पर आधारित है। लेखक को वो इतना अधिक उसके मानस पटल को उद्वेलित करता है, उसके बुद्धि पर, बौद्धिक जगत पर इतना प्रभाव करता है कि वह उसके लिए एक अविस्मरणीय घटना या अविस्मरणीय व्यक्तित्व बन जाता है और उसके अनछुए पहलुओं को, उस व्यक्ति विशेष के जीवन से जुड़े हुए विभिन्न घटकों को वे संस्मरण के माध्यम से उद्घाटित करता चला जाता है। और संस्मरण सत्य पर आधारित होता है, इसमें कल्पना नहीं होती। कहानी में कल्पना होती है, संस्मरण में कवि या लेखक अपनी ओर से कुछ कल्पना नहीं जोड़ सकता। घटनाओं और तथ्यों की साहित्यिक रूप में प्रस्तुति करता है। घटनाएं और तथ्य इतिहास में भी हैं, परंतु इतिहास में वह केवल आंकड़े मात्र हैं। वहां नीरसता है, शुष्कता है। उन्हीं घटनाओं को, उन्हीं तथ्यों को साहित्यिक रूप में प्रस्तुत करना ही संस्मरण की एक सबसे बड़ी विशेषता है। और वर्णन व्यक्ति के व्यक्तित्व के अनछुए पहलुओं की जानकारी पाठकों को प्रदान करना, जिससे पाठक उस व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ जाएं। जैसे खिलाड़ी हैं, खिलाड़ियों से, खेल जगत के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं, उनके जीवन के जब अनछुए पहलुओं को प्रस्तुत किया जाता है तो पाठक उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके विषय में वे जानते हैं और वे रोचक भी होता है। पाठक से उनका एक आंतरिक तादात्म्य स्थापित हो जाता है। पाठक उनसे अपरिचित होते हुए भी उसे ऐसा लगने लगता है
कि वह उनको पूरी तरह से अच्छी तरह से जानता है। तो इस तरह से व्यक्ति विशेष के व्यक्तित्व के भीतरी पहलुओं को और बाहरी पहलुओं को एक साहित्यिक रूप में संस्मरणकार इस ऐसे प्रस्तुत करता है, ऐसे रोचक ढंग से प्रस्तुत करता है कि पाठक का उसके साथ पूर्णतया तादात्म्य स्थापित हो जाता है। अब हम बात करते हैं मित्रों संस्मरण के तत्वों पर। संस्मरण में आत्मचरित, रेखा चित्र, जीवनी, कहानी, रिपोर्टाज सबके तत्व समाहित रहते हैं, क्योंकि लेखक की आत्मीयता उससे जुड़ी होती है तो आत्मचरित की विशेषताएं हैं। रेखा चित्र की भांति उसकी प्रस्तुति होती है, एक चित्रात्मक रूप में प्रस्तुति होती है, तो उसमें रेखा चित्र के तत्व भी हैं। और उस व्यक्ति की विशेष के जीवन के विविध पहलुओं को उद्घाटित किया जा रहा है तो जीवनी के तत्व भी हैं। तो कहानी के समान उसमें कथात्मकता भी रहती है, रिपोर्टाज के गुण भी रहते हैं। इसीलिए बनारसीदास चतुर्वेदी ने कहा संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है इसका निर्णय करना कठिन है। तो इस तरह से संस्मरण में आत्मीयता रहती है। अनुभूतिगत गहराई में डूबकर चिंतन की अनुभवात्मक रेखाएं अविस्मरणीय संस्मरण के रूप में अभिव्यक्त हो जाती हैं। इसमें आत्मीयतापूर्ण संवेदना रहती है, सत्यता और तथ्यात्मकता रहती है। और जिस व्यक्ति विशेष के जीवन को आधार बनाकर संस्मरण लिखा जा रहा है तो उस व्यक्ति विशेष के समकालीन परिवेश की प्रस्तुति भी उसमें रहती है, तो हम तत्कालीन परिवेश को भी जान पाते हैं। और ये संस्मरण वर्णनात्मक होते हैं। जहाँ तक हम उसकी प्रस्तुति की बात करें तो उसमें चित्रोपम शब्द योजना होती है, एक बिंब प्रस्तुत हो जाता है जिसके कारण वो रेखा चित्र के समीप हो जाता है। तो इस तरह से मित्रों हमने बात की रेखा चित्र संस्मरण के तत्वों को लेकर के। अब हम बात करेंगे संस्मरण जो विधा है उसका प्रारंभ कब से हुआ, पहला संस्मरण कौन से थे और संस्मरण विधा किस तरह से हिंदी में पर्याप्त रूप से पल्लवित विकसित हुई, इसकी चर्चा हम अपने अगले व्याख्यान में करेंगे। धन्यवाद।